हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और साथ साथ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये प्यारा सा वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया हुआ है और उसकी जो पूरी एक ओवरव्यू दिया हुआ था, तो वहां पर छोटा सा टॉपिक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन छूट गया था। अब ये है तो छोटा टॉपिक, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है काफी एग्जाम्स में डायरेक्ट जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना सिर्फ आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, बल्कि ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो की होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन, या फिर वही आपकी जो कहना चाहिए जो विद्युत रसायन की अभिक्रियाएं हुई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस हुई, तो इन सभी में जो है ना आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। तो यदि से आप अभी यहीं पर आप जो है इसे काफी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, चाहे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, वो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम अपना जो न्यू लेक्चर है चैप्टर 7, और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर 6 तक बिल्कुल आपने एक्यूरेट कर लिया होगा। चैप्टर 7 के जो मैंने पिछले 2 वीडियो अपलोड किए हुए उन्हें भी आपने देख लिया होगा, और चैप्टर 7 की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो हम ज्यादा देरी न करते हुए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के पहले होगा आपका अभिक्रिया भागफल होगा शायद। हाँ जी हाँ, अभिक्रिया भागफल। अभिक्रिया भागफल तो इससे स्टार्ट करेंगे आज। और इसके सहारे जो अभिक्रिया भागफल क्यों पढ़ा रहे हैं सर, आप ये बताइए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में ही बताते हैं क्यों पढ़ा रहे हैं हम। चलिए आते हैं अभिक्रिया भागफल, रिएक्शन प्रोडक्ट। अब ये किस बला का नाम है, ये किस चिड़िया का नाम है, तो और ये क्यों जरूरी है। तो अभिक्रिया भागफल ये कुल मिलाकर के एक प्रकार से जो आपने जो अनुपात निकाला था उत्पाद बटे में, जो आपका उत्पाद के बटे में ले लेंगे आप क्या अभिकारक, इनकी सक्रिय द्रव्यमानों को लेंगे, तो इनके सहारे से जो हमें अनुपात जो मिलेगा उसे ही हम कुल मिलाकर के अभिक्रिया भागफल कहेंगे। लेकिन अब इसका महत्व क्या है, और हमने तो जो सक्रिय द्रव्यमानों को पढ़ लिया था, उनका अनुपात पढ़ लिया था, और उसके सहारे से हमने क्या निकाल लिए थे, साम्य स्थिरांक निकाल लिए थे। क्या निकाल लिए थे, साम्य स्थिरांक। तो इस साम्य स्थिरांक से किस प्रकार भिन्न है, और साम्य स्थिरांक और अभिक्रिया भागफल में क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं, इन सभी के ऊपर से पर्दा उठाने का समय आ रहा है नजदीक। तो सबसे पहली बात तो जो परिभाषा बताया या फिर जो डायरेक्ट मैंने फार्मूला बताया कह दे हम, तो यहाँ पर इसको बता दूं मैं, इसे जो है ना हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको क्यू से। इसे किस चीज से डिनोट करेंगे, क्यू से। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई अभिक्रिया है A प्लस बी इन द केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिव्स अस C प्लस D। ये है कोई रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम की एक कोई रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमें जो अभिक्रिया भागफल मिलता है वो मिलेगा क्या, C प्लस D, C इंटू D सक्रिय द्रव्यमान C और D के बटे में A और B के भी सक्रिय द्रव्यमान। ये रहा। तो ये रहे Q का मान। और जो है आप जो है पिछले वाले इसमें जो मैंने बताया हुआ था, क्या कहना चाहिए,
अभी साम्य स्थिरांक में मैंने बताया था के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू बताया था के एफ बाई के बी। जी नहीं, ये ना होकर कि के बी बाई के एफ होता है, के बी बाई के एफ होता है, इसे भी थोड़ा ध्यान रख लें। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो जो है आपने ये कहीं ना कहीं जो है के एफ के तरीके का दिखाई दे रहा है, ये के एफ जैसा दिखाई दे रहा है। तो के एफ ने के ई के क्यू मतलब के इक्विलिब्रियम के जैसा दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ ये के इक्विलिब्रियम जैसा ही है, लेकिन के इक्विलिब्रियम और इसमें क्या अंतर है अब आप बताइए सर। तो इसमें अंतर ये है, और इस सबसे पहली बात इससे हमें क्या पता चलेगा, तो अभिक्रिया भागफल के सहारे आपको अभिक्रिया किस दिशा में तीव्र गति से होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और किस दिशा में मंद गति से होगी ये भी जानकारी यही देगा अभिक्रिया भागफल। यदि से Q मतलब अभिक्रिया भागफल Q इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम then reaction takes place in forward direction मतलब कि यहाँ पर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यदि से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है और क्यू की वैल्यू ज्यादा है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है और इस जो है क्यू की वैल्यू ज्यादा है, सॉरी यहाँ पर चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ पर भी मान लीजिए उल्टा हो गया था, मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि आप खुद ही देखिए मैंने जो पिछला वाला बताया था वहां पर थोड़ी दिक्कत थी। तो यहाँ पर जो है ना के क्यू की वैल्यू अगर से कम होगी और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपकी रिएक्शन अभिक्रिया मतलब इधर की ओर ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी, मतलब यहाँ ज्यादा स्पीड रहेगा। यदि से जो है ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के क्यू, यदि से ये दोनों बराबर हो गए तो रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम and then if Q is greater than मतलब बड़ा है के इक्विलिब्रियम से, तो आपकी रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हो गई। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही महत्व है कि कौन क्यू अगर ज्यादा है तो आपका जो है कि क्यू ज्यादा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, क्यू कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बराबर है तो ये एक प्रकार से साम्य में होगी अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं कि अभिक्रिया भागफल रिएक्शन प्रोडक्ट के बाद अब आपका जो आज के वीडियो का जो मुख्य टॉपिक है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बारी अब आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक। और साथ साथ ही ना सिर्फ आपके केमिकल इक्विलिब्रियम, बल्कि मैं बता दूं आपको ये जो है ये टॉपिक आपके केमिकल इक्विलिब्रियम, साथ ही साथ जो है ना आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्पेलिंग NEUTRILIJTIZATION, फिर उसके बाद रिएक्शन और कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं जहां पर ये
काफी बड़ा रोल अदा करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन मुख्य रूप से इन 3 टॉपिकों में तो काफी ज्यादा जो है, और साथ साथ जो मेरा मेन जो YouTube चैनल का नाम है वहां पर भी ये काफी ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट में भी जो है ना इसका काफी ज्यादा रोल है, लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट का ये दूसरा नाम भी कह सकते हैं आप यहाँ पर LR। LR में भी इसका काफी ज्यादा रोल होता है। तो ये 4 टॉपिक तो जो है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो है इन चारों टॉपिक में काफी ज्यादा रोल का होता है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझेंगे तब जाकर के इनके जो न्यूमेरिकल, ये साधारणतया तो इनको चारों को तो आप कर लेंगे, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स की बात आएगी तो न्यूमेरिकल्स में आप बिना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के आप जो है ना बढ़ ही नहीं सकते। ये ना सिर्फ जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ना आपके मोल प्रभाज में आएगा, मोल फ्रैक्शंस में तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ जो है ना नॉर्मली देखा जाता है मोल फ्रैक्शंस में, लेकिन फिर भी जो है ना इसके अलावा प्रेशर के टर्म में भी जो है ना ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी ज्यादा कभी कभी रोल अदा करता है। और यहीं से ध्यान आया मुझे एक और, जो आपने गैस लॉ पढ़े हैं वहां पर भी जो है ना ये थोड़ा बहुत अपना छोटा मोटा रोल का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रेशर के टर्म में आपको देखने को मिलेगा। कौन से इसमें, तो जो आपने पार्शियल प्रेशर लॉ जो पढ़ा था आपने, पार्शियल प्रेशर लॉ, वहां पर पे जो है इसका रोल जो है शो करने लग जाता है, पार्शियल प्रेशर लॉ। अब बताइए मुझे कि आप कमेंट में जाकर के कि पार्शियल प्रेशर लॉ किसने दिया था, जल्दी कमेंट में छापिए, तब तक हम बात करते हैं इसके आगे। तो ये जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन सभी टॉपिक्स में, मतलब यहीं से आप देख रहे हैं कि आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा क्या, कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो अभी तक हमने जो सिंपल बात की थी कि यहाँ टॉपिक किस किस जो है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिकों में, कौन कौन से चैप्टर्स में ये टॉपिक जरूरी है। और ये जो है अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि मैंने जो है बहुत साम्य स्थिरांक में एक चीज बताना भूल गया था। तो साम्य स्थिरांक में बताना ये भूल गया था मैं कि साम्य स्थिरांक जो है ना किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। साम्य स्थिरांक प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात रही। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ कोई अभिक्रिया कुछ इस तरीके से दी हुई है, A + B से हमें C + D प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इनके जो प्रारंभ में और जो है ये 1 मोल पर ही जो है हमेशा वो होगी, अप्लाई होगी। ध्यान रहे हम बात करेंगे इसके मोल प्रभाजों पर भी बात करेंगे, मतलब मोलों पर ही बात करेंगे। मोलों पर बात करेंगे तो यह साथ ही साथ बता दिया जाए कि मोलों पर बात करेंगे तो सिर्फ 1 मोल पर ही बात करेंगे। इसका जो आदर्श माप होगा वो 1 मोल पर मापा जाएगा। इसका माप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, मान लीजिए कोई 1 मोल है और यहाँ पे स्टार्टिंग में इनका 0 मोल था, लेकिन कुछ समय पश्चात जो है अपघटित होकर के इनका अल्फा मोल और अल्फा मोल बन चुका है। तब यहाँ बचे हुए 1 - अल्फा बच जाएगा। ये बचे हुए से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो बना है वो 1 - अल्फा 1 - अल्फा। मान लीजिए इनका कैसे, मान लीजिए 5 मोल होता, यहाँ 5 मोल होता, तब यहाँ पर 0 होता। तो और साथ ही साथ बोल दिया जाता कि जो है ये अपघटित हो रहा है, तो अपघटित हो रहा है तो अल्फा अपघटित हो रहा है, तो यहाँ 5 अल्फा अपघटित हो रहा है, ये समझ जाते हैं हम। और यहाँ बचता 5 - 1 अल्फा, 5 - 1 अल्फा, इस तरीके से ये बच जाता। ये बात रही।
मतलब हमेशा हम इसको 1 मोल के सापेक्ष मानेंगे, या जितना मोल दिया होगा उतने का गुणा कर लिया जाएगा। बात ये है मुख्य रूप से 1 अल्फा की बात होगी, लेकिन फिर जितने जो है या फिर 1 मोल की ही बात होगी, लेकिन फिर जितने मोल की बात की जाएगी उतना गुणा कर दिया जाएगा, ये बात रहेगी। अब मान लीजिए कोई एक और अभिक्रिया है जहां पर आपने A से जो है ना 2 B बन रहे हैं, कोई इस तरीके की कोई अभिक्रिया है जहां पर जो है इसके आपने 5 मोल लिए थे और यहाँ बन गया था, यहाँ 5 मोल का, यहाँ 2 गुना बन रहा है तो 10 मोल बनेगा, गुणा करना पड़ेगा, यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 5 मोल था स्टार्टिंग में 0, लेकिन जब संपूर्ण अभिक्रिया हो गई तब यहाँ अल्फा बना था, लेकिन अल्फा से क्या हुआ, अल्फा बनेगा, अल्फा मोल इसके डिसोसिएट हुआ है, तो अल्फा मोल डिसोसिएट जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी बात आएगी कि यहाँ 5 मोल की थी बात तो 5, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ 2 का भी गुणा होगा 2, और फिर तो अल्फा तो है 6 अल्फा, तो टोटल 10 अल्फा यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 5 माइनस 5 अल्फा, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ गुणा होगा ही होगा, यहाँ 1 माइनस अल्फा का गुणा तो होगा ही होगा, जिस वजह से यहाँ टोटल बन जाएगा हमारे लिए 5 माइनस 5 अल्फा। 1 माइनस अल्फा का गुणा होगा, ये देखिए आपको ये देख रहे हैं 5 अल्फा, और ये 5 ये 2 कहाँ से आया, ये सब आप तो समझ गए होंगे। तो ये बात रहती है, बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब हम बात करते हैं इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है कि यदि अल्फा बराबर 20% हो तथा प्रारंभिक मोल 4 लिए गए हो तो अभिकारक के शेष अभिकारकों की शेष मात्रा ज्ञात करना है, यानी शेष मोल ज्ञात करना है। अभी मैं तो जो है जल्दबाजी में जो है आपको एक सूत्र बताना भूल ही गया था कि अल्फा बराबर होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बराबर उत्पाद में बदले मोल, मोल के बटे में अभिकारकों के प्रारंभिक मोल के प्रारंभिक मोल। अब यहाँ पे जो है दोनों के जो है रख लेना है हमें, जो कि ज्ञात क्या करना है, अभिकारकों के शेष मोल। अब अभिकारकों के शेष मोल कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए और एक सूत्र आप ध्यान रखें कि अभिकारकों के शेष मोल के शेष मोल बराबर प्रारंभिक मोल के माइनस में ले ले उत्पाद के मोल। अब आप इन्हें समझ जाएंगे, उत्पाद मोल, उत्पाद में बदले मोल, ये है। तो अब यहाँ पे उत्पाद में बदले मोल कहाँ से आएंगे, तो यहाँ से आएंगे। तो अब यहाँ पे उत्पाद में बदले मोल लाएंगे तो उत्पाद में बदले मोल बराबर अल्फा के गुणा में आ जाएगा अभिकारकों के प्रारंभिक मोल, अल्फा के गुणा में अभिकारकों के प्रारंभिक मोल। यहां से सूत्र से प्रारंभिक मोल ये हो गया। तब यहाँ पे जो है अब अल्फा कितना है तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, तो 20% है, तो 20% मतलब 20 के बटे में 100, इस तरीके से निकालेंगे। तो 0.2 आपका क्या आ जाएगा, अल्फा। 0.2 आ गया आपका अल्फा बराबर 0.2 बराबर अल्फा, ये आ चुका है आपका। तो अल्फा का मान भी आपने ज्ञात कर लिया है और प्रारंभिक मोल भी आपको दिया हुआ है। तो ये देखिए 0.2 इंटू में 4 बराबर आपका आ जाएगा 0.8। ये जो है उत्पाद में बदले मोल है, उत्पाद में बदले मोल है। और साथ ही साथ बता दिया जाए कि यहाँ पर पे एक और चीज का गुणा होगा जो कि है
मोल और प्रारंभिक मोल से ही गुणा हो रहा है, तो प्रारंभिक मोल इंटू, अभी आगे चल करके आप देखेंगे, यहीं पर समझ जाएंगे। तो यहां से अब जो है अभिकारकों के शेष मोल कितने हो जाएंगे, तो देखिए अभिकारकों के शेष मोल बराबर, मान रखते जाइए। प्रारंभिक मोल था कितना 4, और ये जो है ना ये कहीं ना कहीं अल्फा की मान की वैल्यू आई है। और आप जानते हैं कि हम एक 1 माइनस अल्फा होता है, ये होता है आपका प्रारंभिक मोल या फिर शेष मोल। शेष मोल होता है क्या, जो मान लीजिए नंबर ऑफ जो जितना भी समीकरण रीति स्थिरांक होते हैं उसमें 1 माइनस अल्फा का गुणा करते हैं, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 0.8, तो यहां से आ गया 4 इंटू में 0.2, तो यहां से दोबारा आ गया 0.8, तो 0.8 ही बचा हुआ है। तो अब ये आ चुका है आपका आंसर, जो कि था 0.8 मोल जो है ना आपके बचे हुए हैं, और ये बचे हुए मोल, इतनी सांद्रता बची हुई है। कुछ नहीं, सबसे पहले इस सूत्र से आपने जो है ना आपने उत्पाद में बदले मोल ज्ञात कर लिया, और इस सूत्र से फिर आपने क्या किया, जो शेष मोल ज्ञात कर लिए, लेकिन उसमें भी 4 1 माइनस अल्फा एन 1 माइनस अल्फा का सूत्र लगाया, तो ये आंसर आ गया। तो दोस्तों आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसे दोबारा से आप देखिए और बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं जो है ना आप जो है इसे ध्यान रखिए, ये जो है ये वाला भाग आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा। यहाँ पर इसको एक तरह देखें, ध्यान रखिए कि जितना गुना जो स्टार्टिंग में जितने मोल लिए जाएंगे 1 माइनस अल्फा में उसका गुणा कर देंगे, तो आपका प्रारंभिक सांद्रता भी है इस तरीके से ज्ञात हो जाएगी। और जो आपके उत्पाद में बदले मोलों की संख्या जो ज्ञात करेंगे आप, तो उसे भी जो है 4 इंटू अल्फा 4 अल्फा होगी, और 4 इंटू 0.8, तो यहाँ 3.2 मोल जो है बदले हुए हैं, 3.2 मोल बदले हुए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 4 अल्फा बदले हुए थे, 4 1 माइनस अल्फा बचे हुए थे, ये देखिए। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल सारी चीजें सारी पिक्चर्स क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए से बी, इसमें जा रहे हैं हम ए से टू बी, और एन आई का मतलब होता है इनिशियल मोल, मतलब प्रारंभिक मोल जो है 5 मोल दिए हुए हैं, और अल्फा बराबर 30% है। तो यहाँ पर हमें साथ साथ आयतन दिया हुआ है और एसी ज्ञात करना है। आपको बता दिया जाए यहाँ पर क्वेश्चन में जो आयतन दिया हुआ है ये यहाँ पर फालतू में दिया हुआ है, ध्यान नहीं देंगे आप। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर अभिक्रिया में इस तरीके से अभिक्रिया चल रही है ए से बी, इस तरीके से, जहां प्रारंभ में जो है इसके 5 मोल है और इसके 0 है, लेकिन जब कुछ समय पश्चात 5 1 माइनस अल्फा जब इसके हो जाते हैं तब इसके 5 अल्फा मोल वो होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर 2 का भी गुणा होगा, जिस वजह से 5 10 हो जाएंगे, टोटल 10 अल्फा बनेंगे। और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पहले से दी हुई है, क्या अल्फा बराबर 30%, 30% मतलब 30 के बटे में ये, तो यहाँ 0.3 आपके अल्फा की वैल्यू दी हुई है, देख लीजिए इस तरीके से। तब यहाँ पर आप देखेंगे इस सूत्र से, तो आपका कितना आ जाएगा, तो जो साम्य अवस्था पर सांद्रता, तो यहाँ पर और एक जो सूत्र बनता है, साम्य अवस्था पर अभिकारक की सांद्रता पर सांद्रता, यहाँ पर सूत्र बनते हैं उत्पाद के लिए बन 10 अल्फा, और जो उसकी जो रस समीकरण मिलती है स्थिरांक है उसे मान लीजिए आपने m दिया हुआ है, इस तरीके से
हाँ, ये जो इनिशियल सांद्रता है उसे आपने मान लीजिए यह सांद्रता जो बनी हुई, कुल मिलाकर के ये देखिए तो 10 जो कि यहाँ पे जो इसका जो ये रफ समीकरण अपने जो सांद्रता के साथ सॉरी जो अल्फा के साथ गुणनफल है वो आप यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे। फिर अल्फा की वैल्यू उसके बाद जो है बटे में आ जाएगी प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता नहीं आएगी जी, नहीं, यहाँ पर बात आ जाएगी काय की दो क्या होता, अच्छा हाँ, माफ कीजिए आयतन आएगा जी, हाँ गलती हो जाती है, आयतन यहाँ काम आएगा। तो मुझे लगा था केसी में नहीं आएगा डायरेक्ट, लेकिन यहाँ काम आ जाता है आयतन, क्योंकि आपकी जो मैं एक चीज भूल चुका था, जो सांद्रता, सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर होती है सांद्रता की इकाई। सब मेरे ही द्वारा किए हुए सवाल है, मैंने ही समय पर किए हुए थे, लेकिन कभी कभी होता है कि अपन सवालों को भूल जाते हैं, वैसे कुछ हुआ है। तो आपको जो है राइटिंग दे सकेंगे। तो ये रही, तो जो है यहाँ पे मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर, तो ये मोल तो ये आ गया, लेकिन जो पर लीटर आ रहा है तो ये लीटर यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से उत्पाद की आ जाएगी 3/2, इसका मतलब 1.5 मोल पर लीटर इसकी सांद्रता हो जाएगी। और जो अभिकारक की कैसे बनेगी, तो अभिकारक की साम्य अवस्था पर कितने बचे हैं इसके, तो 5u माइनस अल्फा 5u1 माइनस 0.3 के बटे में 2, 5 इंटू 0.7 के बटे में ये, तो यहाँ से आ जाएगा 5 मतलब 3.5 के बटे में 2, तो यहाँ 1.75 ये हो गया। ये तो बात रही इनकी सांद्रता। अब आप पूछेंगे सर आपने सांद्रता क्यों निकाले, तो यहाँ सांद्रता निकालने के पीछे का कारण है कि केसी के जो होती है, केसी की आपने शुरुआत में पढ़ा हुआ था क्या कि अभिकारक की उत्पाद की सांद्रता के बटे में उत्पाद की सांद्रता, साम्य अवस्था पर सांद्रता, वो ये सांद्रता जो होती है वो साम्य अवस्था पर होती है, के बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो जगह नहीं है तो यहाँ पर ये लिख दिए, तो यहाँ इसी के सहारे आप फिर जो है ना, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर इनके ऊपर जो है रस समीकरण मिति स्थिरांक का की घात लग जाती है। यहाँ पर पहली चीज तो इसकी सांद्रता क्या आई हुई थी, यहाँ 1.5, तो इसकी सांद्रता आई हुई थी 1.75, सर 1.5 आई हुई है उत्पाद की 1.5, लेकिन इसका जो रस समीकरण मिति स्थिरांक है वो 2 है, तो इसलिए 2 वर्ग हो जाएगा इसका, और साथ साथ 1.75 ये हो गया। और इसके बाद हम हल करेंगे इसे, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा 1.285, 285 इसे हल करते हैं आप, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 1.285। जो है केसी की कोई इकाई नहीं होती, आप इसे भी ध्यान रखें, केसी की कोई इकाई नहीं होती। बस अगर से कभी कभार बदलना चाहे इसकी, नॉर्मली जो है जब इनका जो डायरेक्ट इस तरीके का बनता है तो कोई इकाई नहीं है, जब इस तरीके से बनेगा तो जो है उस समय इकाई फिर बनते जाएगी। इस तरीके का है तो यहाँ पर इसकी इकाई फिर से हो जाएगी मोल पर लीटर, यानी इसे जो है जो किस तरीके से इकाई बनेगी, तो इससे जो है आप जब 12th में पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर नंबर 4 जो कि होती है अभिक्रिया दर वाला जो पार्ट है वाला चैप्टर को पढ़ेंगे आप, केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पर भी इसकी इकाइयों को बदलना बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो किस तरीके से बदलते हैं वो सभी चीजें बताएंगे। तो यहाँ पर भी इसकी इकाई मोल पर लीटर बन जाएगी यहाँ पर। तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गई होगी, केसी की वैल्यू भी आ चुकी है, जिसके लिए केसी का जो मेन वो होता है वो ये होता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको
जो है इसमें उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताएं निकालनी पड़ी, जिसके लिए आपको जो ये आयतन है इसका भी आयतन वगैरह, ये अल्फा वगैरह, इन सभी चीजों का आपको पता होना जरूरी था। तो आपने इस तरीके से निकाल लिया, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक ही ला लेते हैं अपन नेक्स्ट, जो है इसमें एक दो न्यूमेरिकल है तो उन्हें देख लेता हूँ जल्द। एक है जो आपके दाब पर आधारित है, तो दाब पर आधारित वाले को देख लेते हैं आप। उसके बाद हम जो है दाब के बाद जो है आज का, इसके बाद हम जो है साम्य, जो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपके साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके बाद ले सातेलिए का सिद्धांत, और फिर जो है कुछ फैक्ट्स होंगे। मतलब 3 टॉपिक आपके मेन बचे हुए हैं, और उसके अलावा हमें कहीं भटकना नहीं है। उन्हीं पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल होंगे, उन्हीं को करना है। तो आपका न्यूमेरिकल है, वो जो न्यूमेरिकल अगले उसमें करा दिया जाएगा अगले वीडियो में, और अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय श्री राम।